स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए आज से समझते हैं आधुनिक भारत को और भी विस्तार तरीके से। वैसे तो आधुनिक भारत की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहां से औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, लेकिन वास्तविक तौर पर हम देखते हैं कि जो आधुनिकता की शुरुआत होती है वह यूरोपीय कंपनियों के विस्तार से होती है। हालांकि मध्यकाल में इनका भारत में आगमन होता है। तो अगर आप ये जानना चाहो कि प्राचीन काल क्या है, मध्यकाल क्या है और आधुनिक काल क्या है, तो यहाँ पर देखिए भैया, इतिहास में 700 ईस्वी तक, 8वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है वो प्राचीन काल कहलाता है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे राजवंश देखते हैं, जिनमें बड़े राजवंशों में हम मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वगैरह और अन्य को हम यहाँ पर देखते हैं। वहीं पर अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल 700 ईस्वी से, यहाँ पर 700 ईस्वी से शुरू होता है और ये 1707 ईस्वी तक ये फिर यहाँ पर चलता है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 700 से 1200 ईस्वी तक का जो काल रहता है उसको उत्तर मध्यकाल भी उसको कहते हैं, सॉरी उसको पूर्व मध्यकाल भी उसको कहते हैं। और यहाँ पर ये जो होता है ये काल राजपूत काल या गुप्तोत्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है 1205-6 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है 6 ईस्वी में। वहाँ पर से हम वास्तविक तौर पर मध्यकाल की शुरुआत देखते हैं, जो कि 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तक चलता है। फिर हम यहीं पर से ही हम बहुत सारी अलग अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव देखते हैं और जो आधुनिक काल की शुरुआत माना जाता है। और इस काल को, इसके जो कुछ शुरुआती चरण हैं उसको हम उत्तर मध्यकाल भी उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर भैया, अब यहाँ पर हमको समझना है कि सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में गए, सबसे जो बाद में जाते हैं वो पुर्तगाली होते हैं। तो यहाँ पर पुर्तगाली कंपनियों के आगमन की बात करें तो 1453। अब ये चीज़ आपको मैप के ज़रिए समझानी पड़ेगी। कैसे? मैप के ज़रिए जब ये चीज़ आप समझोगे ना तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगी। तो मैं यहाँ पर मैप के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ, तब तक आप भी प्रयास करो कि भैया ऐसे ही मैप आप भी ले आओ। तो इससे क्या होगा कि आपको भी आसानी होगी। मैप के ज़रिए हम ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ बैक और चलते हैं हम कैमरा की तरफ। और यहाँ पर ये देखिए, इसको अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो शायद ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब ये खुल चुका है मैप। ठीक है, ये मतलब दीवार में लगा हुआ है और ये एक छोटा सा रूम है जिसको मैंने अपना स्टूडियो बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा भारत महान। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले जो भारत का व्यापार होता था, ये पाकिस्तान क्षेत्र में आप देख रहे हैं, खैबर, बोलन, बहुत सारे दर्रे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर से पाकिस्तान से ये काबुल, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये ऐसे ईरान वगैरह होते हुए ये तुर्की क्षेत्र में आते थे। और तुर्की में यहाँ पर सेंटर था। और तुर्की में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये छोटा सा तुर्की लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देखो यहाँ से समझ में आएगा कि इधर पूरा आपको समुद्र है। ये मॉस्को, रूस वगैरह, ये बहुत ठंडा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इधर से तो व्यापार हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इधर भी आपको समुद्र दिख रहा है पूरा, इधर भी समुद्र दिख रहा है। ये छोटी सी लाइन आपको दिख जरूर रही है, लेकिन व्यापारी इसको पार नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी है। तो मैप है, तो यहाँ पर इधर से पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है एशिया। लेकिन यहाँ पर ये जो तुर्की है, ये वर्तमान समय में ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये लंबी लाइन अंकारा की साइड से जो आई है, इसके इधर का क्षेत्र यूरोप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुर्की है, छोटा सा तुर्की यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तुर्की का क्षेत्र है और इसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं। तो यहाँ पर था भैया व्यापारिक केंद्र। और यहाँ पर भारत से जाते थे व्यापारी और इस तुर्की सेंटर में बेचते थे अपने सामान, मसाले वगैरह। और यहाँ पर से जो यूरोपीय व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी यहाँ पर से सामान खरीदते थे और ले जाते थे और यहाँ पर पेमेंट कर देते थे। लेकिन क्या होता है, जो तुर्की के जो आक्रमणकारी होते हैं, तुर्क मुस्लिम होते हैं, वो यहाँ पर कर देते हैं क्या, हमला, और यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं 1453 ईस्वी में। इसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटाइन का पतन।
तो यहाँ पर भैया तुर्की का हो जाता है पतन। और तुर्की न केवल एक व्यापारिक केंद्र था, बल्कि एक अलग अलग संस्कृतियों का केंद्र था, क्योंकि यूरोप से अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर आकर बसे हुए थे। और चूँकि आज भी आप देखते हो कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर आपको सक्सेसफुल लोग देखने को मिलते हैं, और उनमें काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो इसी तरह तुर्की क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े राइटर, पेंटर, वैज्ञानिक वगैरह रहते थे। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो ये भागते हैं कहाँ पर, यहाँ ग्रीस होते हुए ये इटली क्षेत्र में भागते हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती है, फिर इटली के बाद में होती है जर्मनी में, जर्मनी से फिर ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो पुर्तगाल का जो राजा रहता है, हेनरी, हेनरी अपने आप को हेनरी द नेविगेटर कहता है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा चालाक, और उसको पता रहता है कि भैया अब हमको समुद्री मार्ग खोजने हैं, एशिया की तरफ से हमको पूर्व की ओर जाना है, ताकि हम व्यापारिक केंद्र फिर से स्थापित कर सकें और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से ही वास्को डिगामा नामक एक समुद्री यात्री निकलता है, और वह इस तरह से होते हुए ये साउथ में आता है यहाँ पर। और इसको यहाँ पर हम पहले ही देखते हैं कि यहाँ पर एक समुद्री यात्री, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो यहाँ पर उत्तर आशा अंतरीप, ठीक है, उत्तर आशा अंतरीप की वो यहाँ पर खोज कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तम आशा अंतरीप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं केप गुड होप, ठीक है। तो यहाँ पर से आते हैं वास्को डिगामा, और यहाँ पर से ये मेडागास्कर वगैरह होते हुए ये केरल के ये कोचीन क्षेत्र में कलिकट बंदरगाह पर उतरते हैं। यहाँ पर का जो राजा रहता है जमोरिन, वो उनका स्वागत करता है, और इस तरह से समुद्र मार्ग की जो खोज होती है वह यहाँ पर हो जाती है सफल। और इस समुद्री मार्ग की खोज से क्या होता है कि भारत में हम देखते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं उसके आगमन की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। तो भैया यहाँ पर आप वास्तविक तौर पर देख रहे हैं पुर्तगालियों का आगमन। मुझे उम्मीद है कि मैप के ज़रिए जो मैंने आपके सामने बाकायदगी की है, ये ज़रूर आपको समझ में आई होगी और आपने ज़रूर इससे लाभ उठाया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया को जीता गया। कुस्तुनतुनिया का पतन इसे कहते हैं, और कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ एशियाई देशों का यूरोप के साथ व्यापारिक मार्ग बंद हो जाता है। एशियाई देशों से मसाले, सबसे प्रमुख तौर पर सूती कपड़े, रेशमी कपड़े आदि वस्तुएं यूरोप भेजी जाती थी, जिनकी यूरोप में काफ़ी मांग थी। इन वस्तुओं, विशेषकर मसालों की प्राप्ति के लिए यूरोपीय देशों ने एशियाई देशों के साथ पुनः व्यापारिक संपर्क स्थापित करने हेतु अपने नाविकों को समुद्री खोजों हेतु प्रेरित किया। इन प्रयासों में पुर्तगाल के हेनरी नेविगेटर और स्पेन के शासक प्रमुख थे। तो इन समुद्री खोजों के दौरान नए नए क्षेत्रों की खोज होती है, और यहाँ पर जो केप गुड होप की हमने बात की थी ना, उसकी खोज करते हैं बार्थोलोम्यू डियास। यहाँ पर मुझे ध्यान आ गया, ये बार्थोलोम्यू डियास इस केप ऑफ गुड होप की खोज करते हैं, जो कि अफ्रीका का दक्षिणी छोर होता है, और यहाँ तक वो आते हैं और इसके बाद उनकी यात्रा सफल नहीं होती है। हालांकि इन सभी जो नाविक रहते हैं इनकी खोज भारत और पूर्व के देशों की खोज करना होता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इन्हीं क्षेत्र में उनका व्यापारिक संपर्क है, और इन्हीं क्षेत्र में मसाले और बहुमूल्य चीज़ें जिन पर वो उनका जीवन निर्भर करता है वो उन्हें यहीं से प्राप्त होगी। अब कोलंबस, मैगलेन और बार्थोलोम्यू डियास जैसे प्रमुख नाविक हमें देखने को मिलते हैं। अब कोलंबस 1492 ईस्वी में एक नई दुनिया की खोज करता है, ठीक है। जब वह यूरोप से निकलता है, स्पेन का नागरिक रहता संभवतः वह, तो हमने अभी मैप में देखा कि जो स्पेन है उसके जस्ट सामने साइड में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। बहुत लंबी दूरी है, बीच में अटलांटिक महासागर है। अब यहाँ पर इसको पार करते हुए वह सीधे पहुंच जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वह उस क्षेत्र को नई दुनिया कहता है, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अकबर के काल में 1492 ईस्वी में 1492 में अकबर नहीं आया, सिकंदर लोदी है। और इस समय पर हम देखते हैं कि जो अबुल फजल है वो यहाँ पर जिक्र करता है इस बात का,
आगे चलकर अबुल फजल किसके काल में हमको मिलता है? अकबर के काल में। तो आगे चलकर अकबर का जो दरबारी है अबुल फजल, वो इस बात का जिक्र भी करता है कि भाई एक नई दुनिया की खोज दुनिया में की गई है। तो इस तरह से विश्व की जो खोजें हैं उनसे भारतीय लेखक भी अब धीरे धीरे अवगत हो रहे थे। खैर, हम पॉइंट की बात में आए तो स्पेन से सीधे निकलकर जो कोलंबस रहता है वह जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको कहता है वह एक नई दुनिया। बाद में एक अमेरिको वेस्पुसी नाम का एक नाविक जाता है और वह कहता है कि भाई ये नई दुनिया जिसको कोलंबस मानता था कि ये भारत है, यह नई दुनिया भारत नहीं है बल्कि ये एक अलग ही जगह है, और इसको वह अपने नाम पर अमेरिका पुकारता है। और यही कारण है कि आज हम पूरे महाद्वीप को क्या कहते हैं? अमेरिका महाद्वीप। और जो कहते हैं हम उसको क्या कहते हैं? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में ही, जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें एक छोटा सा राज्य, छोटा सा सॉरी, उसके एक बड़े हिस्से पर हमें दो देश देखने को मिलते हैं जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का ज़्यादातर हिस्सा लिए हुए हैं। एक है कनाडा और दूसरा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 50 से ज़्यादा स्टेट हमको देखने को मिलते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा देश है इनका मैक्सिको, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे देश हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका पूरा एक कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका भी पूरा एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। और ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिका मतलब सिर्फ ये अमेरिका नहीं कि अमेरिका मतलब अमेरिका देश, यहाँ पर अमेरिका का मतलब होता है महाद्वीप। दो महाद्वीप है और नॉर्थ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब दोस्तों यहाँ पर 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियास समुद्री मार्ग से दक्षिण अफ्रीका के अंतिम बिंदु तक पहुँचने में सफल रहा, और इस दक्षिणतम बिंदु को तूफानी अंतरीप कहा गया, जबकि पुर्तगाली शासक जॉन ने इसे उत्तमासा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप यानी कि अच्छी उम्मीदों का केंद्र इसे कहा कि भाई हमने इतना खोज लिया, आगे चलकर हम और भी बहुत कुछ खोज सकते हैं। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से, और कुछ लोग कहते हैं कि एक गुजराती व्यापारी था स्कंद, तो यहाँ पर कुछ उसका नाम स्कंद बताते हैं तो कुछ उसका नाम अब्दुल मजीद बताते हैं। तो एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से 17 मई 1498 को यहाँ पर वास्को डी गामा केरल के कप्पड़ डाबू यानी कि कालीकट में पहुँचने में सफल रहता है, और यहीं पर से भारत के समुद्री मार्ग की खोज पूरी होती है, और भारत में अब विभिन्न व्यापारी हमें देखने को मिलते हैं, और वास्को डी गामा ने इस प्रकार पहली बार यूरोप और भारत समुद्री मार्ग की यहाँ पर खोज की। अब इसके बाद में देखिए कि जो इसके बाद में वास्को डी गामा कलिकट के राजा जमोरिन उसका स्वागत करते हैं, और फिर हम यहाँ पर देखिए कि वास्को डी गामा कहते हैं कि वास्को डी गामा ने यहाँ पर से जो मसाले खरीदे उनके 60 गुना ज़्यादा दाम में उन्होंने यूरोप में उनको बेचे। यानी कि अगर उनने 1 रुपये किलो से अगर कोई मसाला खरीदा तो वह उन्होंने 60 रुपये किलो में ले जाकर वहाँ पर यूरोप में बेचा। तो कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनको यहाँ पर मुनाफा हुआ। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक पेट्रो अल्वेयस कैब्राल भारत आता है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार व 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत आता है, और भारत में ही वह मर जाता है और कोचीन क्षेत्र में उसको दफनाया जाता है। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक अल्बुकर्क भारत आता है, और इसने ही भारत में पहली बार पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 ईस्वी कोचीन में स्थापित की। किसने? अल्बुकर्क ने। और यहाँ एक किले का निर्माण करवाया जो यूरोपियों द्वारा भारत में निर्मित पहला किला था। कहाँ पर निर्मित कर पाया? कोचीन में। और यहाँ पर ये फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, और फैक्ट्री मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राचीन काल में या फिर जो जब तकनीकी का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है तो उस समय पर फैक्ट्री का मतलब क्या है? तो फैक्ट्री का मतलब है गोदाम। ठीक है, ऐसे ही सल्तनत काल या मुगल काल में हम कारखाने की बात करते हैं तो उन कारखानों का मतलब क्या है? जहाँ पर कारीगर चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं राजघरानों के लिए, और जहाँ पर चीज़ों को सुरक्षित रखा जा रहा है। अब दूसरा व्यापारिक केंद्र ये कन्नानूर में स्थापित करते हैं। पुर्तगाली क्षेत्रों की प्रारंभिक राजधानी कोचीन थी, और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम गवर्नर बनकर आता है। तो प्रथम
पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और उससे पहले कौन आया था? अल्बुकर्क। अब अल्मीडा जो रहता है वह शांत जल की नीति अपनाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसकी ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई ये मानते हैं कि अगर हमने समुद्र को शांत कर लिया, यानी कि शांत करने का मतलब है कि समुद्र पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो भारत पर कब्जा करना आसान है। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप समुद्र मार्ग से आ रहे हैं तो समुद्र पर कब्जा करना आपके लिए ज़रूरी है, और जब आप स्थल मार्ग से आ रहे हैं तो स्थल पर कब्जा करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कनिष्क सिल्क रूट पर कब्जा करने के बाद भारत के सबसे सफल और समृद्ध राजवंशों में से एक कुषाण राजवंश बन जाता है। उसी तरह हम गजनवी और गौरी वगैरह आक्रांताओं को देखते हैं कि भारत के जो मध्य एशिया से आने वाले क्षेत्र हैं उन पर ये अधिकार करते हुए आते हैं, तो इन्हों भी बहुत सारू धन प्राप्त हो गए। तो इसी तरह से समुद्री मार्ग से जो आने वाले यात्री हैं, यहाँ पर ये फ्रांसिस डी अल्मीडा कहता है कि अगर हमने समुद्र पर अधिकार कर लिया तो भारत पर अधिकार हमारा स्वतः ही हो जाएगा। इस नीति के अनुसार अरबों और बेनिस के प्रतिद्वंदी व्यापारियों के विरुद्ध भारत में समुद्री व्यापार का एक अधिकार स्थापित करने के लिए भारत के मुख्य भूभाग के बजाय तटीय क्षेत्रों में किलेबंद बस्तियां बसाते हैं, और इस नीति के तहत अल्मीडा ने अजनीबा, किवा, कोचीन, बेसिन जैसे केंद्र स्थापित किए। 1508 ईस्वी में महमूद बेगड़ा, जो कि गुजरात का शासक होता है, मिस्र तुर्की के मुस्लिम शासकों की संयुक्त सेना ने अल्मीडा को युद्ध में पराजित किया, और इस युद्ध में अल्मीडा का पुत्र मारा जाता है। 1509 ईस्वी में चौल के युद्ध में अल्मीडा ने गुजरात, मिस्र, तुर्की की संयुक्त सेना को पराजित किया और अरब सागर में पुर्तगाली वर्चस्व स्थापित किया। और इस समय तक हमें पुर्तगाली ही देखने को मिलेंगे। पूरा 100 साल पुर्तगालियों के पास में रहता है, उसके बावजूद ये एक मजबूत व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाते हैं, ये इनका दुर्भाग्य होता है। और 1600 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, और फिर वह चटकारे लेकर बहुत ही कम समय में पुर्तगालियों को सफाया कर देती है। तो यहाँ पर 1509 ईस्वी में ये जीतते हैं, और 1509 ईस्वी में ही फ्रांसिस डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है, और इसका कार्यकाल होता है 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी, यानी कि तकरीबन 6 वर्ष ये भारत में गवर्नर बनकर रहता है पुर्तगाली। हालांकि ये पूरे भारत का गवर्नर नहीं है, इनके थोड़े बहुत क्षेत्र है केरल साइड में, उधर व्यापारिक केंद्र है, मसाले वगैरह ये इनके व्यापारिक केंद्रों में इनके जो कारखाने स्थापित है वहाँ पर ला रहे हैं, पैक हो रहे हैं, फिर समुद्र के माध्यम से वो यूरोप जा रहे हैं। अब 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर आया, और भारत में पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जैसे बाबर मुगल वंश का संस्थापक तो है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? अकबर। कुतुबुद्दीन एवं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। क्योंकि जो पहला व्यक्ति किसी काम को शुरू करता है उसके पास में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी प्लानिंग होती है, और वो कई बार उन्हें जैसा का वैसा नहीं कर पाता। इसीलिए जो उसके बाद व्यक्ति अगला प्रशासन संभालता है, उसके बाद में उसके पास ये ज़्यादा समय रहता है कि वह चीज़ों को सुधार सके। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि पहला शासक तो ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाता, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, जैसे हम देखते हैं कि जो श्रीगुप्त कहते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्यों? क्योंकि वह उनके राज्य, उनके क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, उनके सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए कि अल्बुकर्क ने मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने की बजाय भारत से होने वाले समुद्रपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार का उद्देश्य निश्चित किया, और अल्बुकर्क का विजयनगर शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय इनसे घोड़े के व्यापार पर काफ़ी ज़्यादा इनसे राय बनती है, और जो कृष्णदेव राय है वह जो आधुनिक हथियार है वो भी पुर्तगालियों से मांगता है। अब इसने विजयनगर की सहायता से 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, और अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में भारत से बाहर दो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, होर्मुज जो कि फारस की खाड़ी में था, और मलक्का जो कि इंडोनेशिया में था, इन पर अधिकार कर लिया।
अल्बुकर्क ने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया, लेकिन मुसलमानों के प्रति वह कठोर नीति अपनाता है। क्यों? क्योंकि वह देख चुके हैं कि गुजरात का मुस्लिम शासक, मिस्र और मध्य एशिया के मुस्लिम शासक मिलकर पुर्तगालियों को हटाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली जो हैं वह मुस्लिम व्यापारियों से चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम व्यापारी ज़्यादा समृद्ध हैं और वे ज़्यादा व्यापार में कुशल हैं, इसलिए मुस्लिम व्यापारियों को तटस्थ कर रहे हैं। तो ऊपर से आक्रमण हो रहे हैं, तो उन आक्रमणों के कारण मुस्लिमों के प्रति इनकी जो नीति रहती है वह थोड़ी सी कठोर रहती है। अब यहाँ पर इसने अपने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। किसने लगाई? अल्बुकर्क ने। अब इसने अपने जो पुर्तगाली क्षेत्र है उनमें सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि धीरे धीरे सोशल होने का प्रयास ये यहाँ पर कर रहे हैं। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों जो पुरुष हैं को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये भारत में ही बस्तियाँ बसा सके, परिवार बसा सके। इससे दो फायदे होंगे। एक तो पुर्तगाली व्यक्ति का यूरोप जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि उसकी फैमिली यहीं पर रहेगी। दूसरी बात यह है कि बिना किसी समस्या के उनकी जनसंख्या यहीं पर बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर भारत में और भारत से बाहर पुर्तगाली नियंत्रण वाले क्षेत्रों को एस्तादो द इंडिया कहा गया और इसी नाम से पुर्तगाली व्यापारी कंपनी भी बनाई गई। क्या? एस्तादो द इंडिया। तो अक्सर ये इनके मूल नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना, एस्तादो द इंडिया किस कंपनी का नाम है? तो वह पुर्तगाली कंपनी का नाम है। अगला जो गवर्नर बनकर आता है वह आता है नीनो डी कुन्हा। 1529 से 1538 ईस्वी 9 वर्ष के लिए यह आता है और इसने 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। हुगली, चटगांव, सतगांव, सालसेट, वैसीन, नागपट्टनम, चौल आदि क्षेत्रों में यह व्यापारिक बस्तियां बसाता है और इसके समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने तुर्की के सेना नायक सुलेमान रईस के माध्यम से संघर्ष किया पुर्तगालियों से। 1536 ईस्वी में ये संघर्ष हम देखते हैं और 1537 ईस्वी में तुर्की सेना नायक सुलेमान पाशा की सहायता से बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से संघर्ष किया। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके समानांतर कि जो शेर शाह सूरी है उसका संघर्ष भी बहादुर शाह से होगा और हम आगे देखेंगे कि जो अकबर है वह बहादुर शाह को पराजित करता है और यहाँ पर हम उसके काल में भी देखते हैं कि फिर वह गुजरात का जो सूबेदार रहता है वह टोडरमल को बना देता है और टोडरमल आईन दहसाला जो कि मुगलों की भू राजस्व पद्धति है उसका विकास सबसे पहले गुजरात क्षेत्र में ही करता है। बाद में पुर्तगालियों से बातचीत के दौरान पुर्तगाली धोखे से इसकी हत्या कर देते हैं समुद्री जहाज में, इसको समुद्र से फेंक देते हैं। किसको? बहादुर शाह को। तो अब हम इसके बारे में तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1538 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ हाथापाई में जहाज से गिरकर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है और मार्टिन अल्फांसो। अब 1538 ईस्वी में गुजरात में क्या स्थिति, मुगलों की क्या स्थिति है? तो यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, मैंने अकबर के साथ इसके संघर्ष बता दिए। भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1556 में अकबर आएगा, अभी तो अकबर पैदा ही नहीं हुआ है। तो भैया सॉरी, क्योंकि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में होता है, अक्टूबर 1542 ईस्वी में। तो यहाँ पर 1538 में हम देखते हैं कि जो क्या है, कौन? हुमायूं यहाँ पर मुगल बादशाह है और चौसा और बिलग्राम जैसे युद्धों में उसका संघर्ष चल रहा है। किसके साथ? शेर खां के साथ में, जो कि आगे शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली के पर राज करने वाला है। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा 1542 से 45 ईस्वी अगला गवर्नर बनकर आता है। इन गवर्नरों के क्रम को, सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है कि कैसे अल्मीडा आ रहा है, फिर अल्बुकर्क आ रहा है, फिर अल्फांसो डिसूजा आ रहा है। तो यहाँ पर इसके समय प्रसिद्ध जेसुइट पादरी संत जेवियर भारत आते हैं और पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार के साथ साथ लूटमार की नीति और धर्मांतरण की नीति भी जारी रखी। 1563 ईस्वी में गोवा में इक्विजेशन यानी कि धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना करते हैं, जिसके माध्यम से ये लोगों को धर्मांतरित करते हैं।
पुर्तगालियों ने समुद्री क्षेत्रों में कार्टेज, काफिला, आर्माडा, हम देखते हैं कि ये कार्टेज देते हैं किसको, अकबर को। जब अकबर गुजरात विजय करता है ना, तो ये अकबर को कार्टेज देते हैं। कार्टेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई नौसैनिक जहाज गुजरात क्षेत्र से गुजर रहा है, इस क्षेत्र से गुजर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनुमति पत्र लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको टैक्स, शुल्क देना पड़ेगा पुर्तगालियों को। इसको क्या कहते हैं, इसको कार्टेज सिस्टम कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि अकबर जब गुजरात विजय करता है, तो यहाँ पर पुर्तगाली, यहाँ पर अकबर पुर्तगालियों से मिलता है और पहली बार समुद्र को देखता है। तो जो पुर्तगाली रहते हैं वह अकबर के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर को 2 कार्टेज साल में मुफ्त देते हैं कि भाई 2 बार आपके जहाज साल में यहाँ से फ्री में गुजर सकते हैं। बाद में अकबर को भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। अब देखिए, जो कार्टेज नीति थी, इसके माध्यम से वो लूट मार करते थे, क्योंकि समुद्र तो सबका है भाई, तुम्हारा कोई देश थोड़ा नहीं है, तुम तो पुर्तगाली हो, पुर्तगाल के हो, ठीक है, जहाँ पर से रोनाल्डो है, ठीक है, तो यहाँ पर से भैया तुम पुर्तगाल के हो, वहाँ पर के समुद्र को घेरो ना यार, तुम यहाँ पर के समुद्र को घेर रहे हो। लेकिन वही है कि समुद्र में इनकी शक्ति ज़्यादा होती है, आप इनसे उलझ नहीं सकते। आपने इनको भगा दिया, मान लो ज़मीन से भगा दिया, या आपको 20 समुद्र में मिलेंगे और वहीं के वहीं आपका जहाज डुबा देंगे। इसलिए ज़्यादातर व्यापारी इनके सामने चुप थे। कार्टेज पारगमन शुल्क, वही मैंने आपको बताया, टोल टैक्स था एक प्रकार से। काफिला सुरक्षा शुल्क था। और अरमाडा, अरमाडा क्या था, तो सेना व तोपों से सुरक्षित इनका जहाज था जिसको अरमाडा कहते थे। कार्टेज पुर्तगालियों के समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय व अरबी जहाज़ों से वसूल किया जाने वाला पारगमन यानी कि यातायात शुल्क था। काफिला समुद्री डाकुओं से सुरक्षा के बदले वसूला जाने वाला शुल्क था कि भाई समुद्री डाकुओं से भी हम आपकी सुरक्षा करेंगे, पर उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1571 ईस्वी में पूर्वी क्षेत्रों में स्थित भारत और भारत के बाहर पुर्तगाली राज्यों को 3 केंद्रों में बांटा जाता है। पहला, भारत में स्थित पुर्तगाली क्षेत्र, इनका मुख्यालय रहता है गोवा। क्या रहता है? गोवा। पूर्वी अफ्रीका में स्थित पुर्तगाली क्षेत्र मोजाम्बिक, पूर्वी अफ्रीका में जो स्थित पुर्तगाली क्षेत्र होता है वह क्या रहता है? मोजाम्बिक। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित क्षेत्र जो रहता है वह रहता है मलक्का। क्या रहता है? मलक्का। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। अब यहाँ पर देखो भैया कि कालांतर में पुर्तगालियों को डचों और अंग्रेजों की व्यापारिक व नौसैनिक स्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से होमुज छीन लिया और 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अयोवन, डचों ने पुर्तगालियों से अम्बयोना, 1613 ईस्वी में जकार्ता, जकार्ता आज का जो इंडोनेशिया है उसकी राजधानी है। क्या? जकार्ता। तो आज का जो इंडोनेशिया है ना उसकी राजधानी है जकार्ता। तो यहाँ पर जकार्ता पर भी अधिकार कर लेते हैं। 1641 में मलक्का जो कि इंडोनेशिया में है। 1651 में केप गुड होप, 1600 केप गुड होप कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के नीचे आपको मिल जाएगा। और 1658 ईस्वी में सीलोन, सीलोन यानी कि श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। तो यहाँ पर ये इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं और इसके बाद पुर्तगालियों का समुद्री व्यापार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बिग्रेंजा के साथ होता है, बिग्रेंजा के साथ होता है। इस विवाह के साथ ही जो मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन जाता है अब तक, वह दहेज के रूप में किसे मिलता है? वह मिलता है चार्ल्स को। अब चार्ल्स को दहेज में प्राप्त होता है। चार्ल्स 1668 में बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देता है और बाद में यही बम्बई आधुनिक मुंबई के रूप में निर्मित होता है। कहते हैं कि बम्बई का नाम क्षेत्रीय मुंबा देवी के नाम पर रखा गया। कहते हैं कि एक क्षेत्रीय देवी थी मुंबा देवी, उनके सम्मान में उनके नाम पर मुंबई रखा गया। फिर मुंबई से बम्बई हुआ, बॉम्बे हुआ और आज हम मुंबई इसका नाम देखते हैं, बॉम्बे भी इसको कहते हैं। तो भैया पुर्तगालियों ने चटगांव के महान बंदरगाह पोर्टो ग्रांटे क्या किया? जो महान बंदरगाह है पोर्टो ग्रांटे, इसको कहा था पुर्तगालियों ने चटगांव के महान बंदरगाह को
पुर्तगालियों के पतन के कारण की बात करें तो लूटमार व धर्मांतरण की नीति, जिसके कारण भारतीय शासक और भारतीय जनता भी इनसे परेशान थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां डच ब्रिटिश से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ब्रिटिश पर डचों के मुकाबले इनके पास में कमज़ोर नौसेना थी और पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील की खोज व नियंत्रण स्थापित करना। जब इन्होंने ब्राज़ील की खोज कर ली और उस पर इनका नियंत्रण हो गया तो फिर इन्हें लगा कि भैया भारत में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, चलते हैं ब्राज़ील और वहीं पर हम मज़े से मौज करेंगे। तो फिर ये ब्राज़ील की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्राज़ील भारत से कई गुना बड़ा है भैया। तो यहाँ पर ब्राज़ील के क्षेत्र में ये जाते हैं और वहाँ पर फिर ये अपनी हरकतें करते हैं। तो इसके बाद में पुर्तगालियों की क्या क्या देन रही भारत को और पुर्तगालियों का भारत के लिए क्या प्रभाव रहा सकारात्मक, वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें ये बाइबल छापते हैं भारत में, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस गोवा में ये स्थापित करते हैं। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली ही लाए थे। यांत्रिक घड़ी पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। यह भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी और तंबाकू, आलू, अनानास, मक्का, इनकी खेती भारत में पहली बार इनके प्रभाव से प्रारंभ हो रही है और पहली बार हम देख रहे हैं कि तंबाकू, आलू, अनानास, मक्का की खेती ये कर रहे हैं। अब देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य कला शैली विकसित की। अब गोथिक स्थापत्य शैली क्या होती है? आपने इनके चर्च देखे होंगे, ठीक है, आपने कोई पुराने चर्च देखे होंगे तो उनकी जो ऊपर का जो रहता है ना, वो थोड़ा सा नुकीला रहता है, ठीक है, उनका जो शिखर रहता है वह नुकीला रहता है। तो उस तरह से इमारतों के निर्माण की शुरुआत कौन कर रहा है? पुर्तगाली भारत में कर रहे हैं और बाद में इस गोथिक शैली को अंग्रेज भी अपनाते हैं और इन शैलियों के आधार पर इमारतों का निर्माण करते हैं। साथ ही जापान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध पहली बार एक बेहतर तरीके से स्थापित कर रहे हैं और जापान से तांबा और चांदी ये आयात करवाते थे। अब अल्फांसो आम, हम देखते हैं कि अल्फांसो आम भैया कटरीना कैफ जब माजा का ऐड करती है तो वहाँ पर अल्फांसो आम का ही नाम आता है जिसको कटरीना कैफ खा रही होती है। तो यहाँ पर देखिए अल्फांसो आम जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और आमों का राजा इसको कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फांसो आम भारत में पहली बार कौन ला रहे हैं? पुर्तगाली ला रहे हैं। पुर्तगाली भारत से सबसे बाद में जाते हैं, ठीक है, तो ये आए भी भारत में सबसे पहले हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा खोज के साथ भारत में प्रवेश कर रहे हैं और जा कब रहे हैं? 1961 में, जब भारत सरकार इनके ऊपर दबाव डालती है तब ये जाते हैं गोवा दमनदीव के क्षेत्र पुर्तगाल से स्वतंत्र कराकर भारत में मिलाए जाते हैं और इनको ज़बरदस्ती खदेड़ा जाता है, वरना ये तो भारत में ही रहने का इनका पूरा प्लान हो गया था भैया। लेकिन भारत सरकार बोलती कि भैया हम हमारा 1 इंच हिस्सा भी किसी यूरोपीय शक्ति के हाथ में नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली इनके यहाँ पर जो काम थे वह संपन्न होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आया होगा पसंद। और वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं किताबों से ही सारे सबक सीखे जाएं, कुछ अनुभवों से भी सीखना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप अपनी चोट से नहीं सीखते तो दूसरी चोट बहुत ही ज़्यादा दर्द देती है। इसलिए सबक से सीखिए, सबक लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।